नमस्कार दोस्तों, मेरी नई कहानी में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही रोमांटिक कहानी, दूसरी मोहब्बत। आइए कहानी शुरू करते हैं। मॉम, मैं ऑफिस जा रही हूँ, नाश्ता बना दिया है, आप प्लीज़ खा लेना। आज मेरी मीटिंग है वरना रुक जाती। जूही इतना बोलकर ऑफिस निकल गई। जूही के ऑफिस जाते ही ज्योति की रुलाई फूट पड़ी। राघव की याद ज्योति के रोम रोम में बसी थी। लगता ही नहीं है कि राघव को इस दुनिया से गए 6 महीने हो चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने शादी की 32वीं सालगिरह मनाई थी। राघव ने कितनी शानदार पार्टी दी थी। राघव ज्योति का हाथ पकड़कर डांस कर रहे थे। ज्योति को शर्म आ रही थी और राघव मान ही नहीं रहे थे। ज्योति ने बोला भी था, क्या कर रहे हो, उम्र का तो ख्याल रखो, दामाद भी यहाँ है। तो क्या हुआ भाई, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा है। मैं तो चाहता हूँ जब मैं मरूँ तब भी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में हो। राघव ने बोला, शुभ शुभ बोलो, जूही की शादी करनी है, फिर पेरिस भी तो जाना है तुम्हें। ज्योति ने छेड़ते हुए कहा, हाँ मुझे मेरी बीवी को घुमाना है। कहकर राघव ने ज्योति को सीने से लगा लिया। क्या पता था कि ये खुशी के पल आखिरी होंगे। पार्टी के 3 दिन बाद ही राघव की तबीयत खराब हो गई। मामूली जुकाम बुखार कब बिगड़ गया पता ही नहीं चला। जूही और ज्योति ने राघव की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। काढ़ा से लेकर भाप तक, अंग्रेजी से हिंदी दवाइयों तक सब किया। जब राघव की सांस फूलने लगी तो पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव थे। उस समय अस्पताल में इलाज मिलना मुश्किल था। जूही के ऑफिस के सीनियर हिमांशु सर ने अपने घर से ऑक्सीजन सिलेंडर दिया। हिमांशु सर की मां भी कोविड पॉजिटिव थी। सारे इंतजामों के बाद भी हिमांशु सर अपनी मां को ना बचा सके। इतनी बड़ी आपदा के बावजूद भी उन्होंने न केवल सिलेंडर घर पहुंचाया बल्कि लगाने के लिए एक आदमी भी भेजा। पर शायद हमारा भाग्य ही कमज़ोर था कि इन सब के बावजूद राघव की तबीयत बिगड़ती चली गई। आखिरी दिन जूही ने हिमांशु की मदद से राघव को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया। सारी रात अस्पतालों का चक्कर काटते रहने के बावजूद कहीं बेड नहीं मिला। सुबह के 4 बजे राघव ने कहा, जूही बेटा अब मैं जा रहा हूँ, अपनी माँ का ख्याल रखना। ये कहकर राघव ने ज्योति का हाथ कसकर पकड़ लिया। धीरे धीरे पकड़ ढीली हो गई, ऑक्सीजन खत्म हो गई, राघव चले गए। ज्योति वर्तमान में लौट आई। सब कुछ होते हुए भी जीवन में खालीपन आ गया था। जूही ज्योति का बहुत ख्याल रखती थी, पर मन का रीतापन भला कोई मिटा पाया है आज तक। एक दिन जूही जब ऑफिस से आई तो बड़ा मुस्कुरा रही थी। ज्योति ने जब पूछा तो उसने कहा कि कल हिमांशु सर अपने पापा के साथ आने वाले हैं। जूही की बड़ी बहन रूही भी जूम मीटिंग के द्वारा साथ में होंगी। ज्योति को बुरा लगा कि राघव के जाते ही जूही ने अपनी शादी का निर्णय ले लिया। बड़ी बहन से लेकर सबको पता है, सिर्फ ज्योति ही अनजान है। अगले दिन भी ज्योति खामोशी से मेहमानों के स्वागत की तैयारी में लगी थी। आंखें बार बार भर आती थी। खैर शाम होते ही मेहमान आ गए। जूम मीटिंग से रूही भी जुड़ गई थी। हिमांशु, जूही, रूही दामाद सब गप्पे लड़ाने में लगे हुए थे। ज्योति को लग रहा था जैसे हिमांशु के पापा सुरेंद्र भी बोर हो रहे हैं। अचानक जूही बोली, मॉम आप अंकल को बालकनी दिखाओ ना, आपने कैसे सजाई है, पौधे ज़रूर दिखाना, अंकल को भी बागवानी का बड़ा शौक़ है। यस आंटी, तब तक हम ऑफिस की बात कर लेते हैं। हिमांशु बोला। किसी तरह क्रोध पर काबू पाकर ज्योति ने सुरेंद्र जी से कहा, आइए बच्चों को बातें करने देते हैं। जी चलिए, सुरेंद्र बोले। दोनों बालकनी में बातें करने लगे। बातें मौसम, पौधे से शुरू होकर राघव और हिमांशु की मां पर आ गई। दोनों ने ही हाल में ही अपना जीवन साथी खोया था। दोनों एक नाव के सवार थे, इसलिए एक दूसरे से बातें करके उनका दिल बड़ा हल्का महसूस कर रहा था। बातें करते करते कब 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। वो तो जूही ने बुलाया तो दोनों बालकनी से अंदर आए। पापा आपको आंटी से मिलकर अच्छा लगा, हिमांशु ने पूछा। सुरेंद्र जी ने हाँ में सर हिलाया। फिर हिमांशु ने ज्योति से पूछा। ज्योति का जवाब भी हाँ था। अब बोलने की बारी रूही की थी। रूही ने कहा, अंकल और माँ
आप दोनों ने बहुत अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी बिताई है। आपके बच्चे भी अपना मुकाम पा चुके हैं। उम्र के इस मोड़ पर आप दोनों बिल्कुल अकेले हो। क्यों ना इस वक्त को अकेलेपन की बजाय एक साथी के साथ बिताया जाए। ज्योति बिफर पड़ी। दिमाग खराब हो गया है। मुझे लगा यहाँ जूही और हिमांशु के रिश्ते की बात होने वाली है। तुम लोगों ने मेरा ही मजाक बना दिया। राघव की मौत को अभी कितने दिन हुए हैं, लोग मुझ पर थूकेंगे। बेटी की शादी करने की बजाय माँ अपने अकेलेपन का साथ ढूंढ रही है। हिमांशु, ये सब क्या है? मैं भी यही समझा था कि तुम अपने रिश्ते की बात करने आए हो। तुम्हारी माँ मेरी पहली मोहब्बत थी। उसकी यादें ही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। सुरेंद्र जी की आवाज़ भर्रा गई। हिमांशु बोला, पापा, मैं अपने ही रिश्ते की बात करने आया था। जूही मुझे छोटी बहन के रूप में तभी मिलेगी जब आप दोनों एक परिवार बनेंगे। माँ आपकी और राघव अंकल आंटी की पहली मोहब्बत थे। वो कहानी तो उनके जाने के साथ ख़त्म हो गई। मैं नहीं कहता कि आप एक दूसरे से पहली मोहब्बत करो, दूसरी मोहब्बत तो कर सकते हो। दोनों बच्चों के तर्कों के आगे निःशब्द थे। उन्हें क्या पता था कि ये पहली मुलाकात ही उनकी दूसरी मोहब्बत का आगाज़ बन जाएगी। जूही, रूही, हिमांशु, इन सब की सोच आदर्श थी, पर ज्योति और सुरेंद्र जी के लिए ये सब आसान न था। बच्चों के दबाव में दोनों ने विवाह तो कर लिया, लेकिन अपने ही नज़दीकी लोग ज्योति और सुरेंद्र के विवाह को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। लोगों की तिरछी नज़रें और अजीब सी मुस्कुराहट ज्योति को बहुत परेशान करने लगी थी। सुरेंद्र जी को तो बाहर भी निकालना होता था। अपार्टमेंट की ही किसी दोस्त ने चुटकी ली और भाई साहब, नई भाभी जी के साथ मज़ा तो आ रहा है ना। कहते हैं ना, आदर्श की बातें करना बहुत आसान है, पर आदर्शों पर चलना बहुत मुश्किल। आप अगर सामाजिक चलन से इतर कोई काम करते हैं तो स्वीकार्यता मिलना थोड़ा मुश्किल होता, ख़ास तौर से मध्यम वर्ग में। इन सारी चीज़ों के साथ था एक नई जगह पर नए लोगों के साथ रहना, और सिर्फ रहना ही नहीं, एक परिवार के रूप में रहना। राघव को सुबह देर तक सोने की आदत थी, जबकि सुरेंद्र 5 बजे ही उठ जाते थे। ज्योति के लिए सुरेंद्र के हिसाब से रूटीन सेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। सुरेंद्र को मिर्च मसालेदार भोजन खाना पसंद था, जबकि ज्योति के हिसाब से मसालेदार खाना बीमारियों को न्योता था। इन दो अलग धुरी के लोगों को सिर्फ एक चीज़ आपस में जोड़ती थी, वो था इनका दुख। दोनों के जोड़े टूट चुके थे। ज्योति कभी कभी सोचती थी कि न जाने वो कौन सी कमज़ोर घड़ी थी जब वो बच्चों के कहने में आकर शादी के लिए मान गई। वैसे जूही और हिमांशु बहुत खुश थे। जूही सारा दिन भैया भैया करके हिमांशु के पीछे घूमती। शादी की बात तय होते ही हिमांशु का प्रमोशन आ गया था, इसलिए हिमांशु अपनी माँ ज्योति को अपने लिए बहुत लकी मानता था। ज्योति के बनाए कॉन्टिनेंटल फूड्स का तो हिमांशु दीवाना था। इंटीरियर डेकोरेशन जूही का शौक़ था। उसके घर में किए हुए बदलाव सुंदर और सुविधाजनक दोनों थे। सुरेंद्र जी को पहले भी बेटी का शौक़ था, वो उन्हें जूही के रूप में भगवान ने उन्हें दे दी। ये सारी चीज़ें उन्हें एक परिवार तो बनाती थी, पर सुरेंद्र जी और ज्योति के बीच अभी भी उस एहसास की कमी थी जिसे मोहब्बत कहते हैं। इस उम्र में नए जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाना दोनों के लिए कठिन हो रहा था। बच्चों से भी यह बहुत ज़्यादा समय तक छुप ना सकी। सबने मिलकर मम्मा पापा को हनीमून पर भेजने का निर्णय लिया। पहले तो ज्योति और सुरेंद्र जी ने जाने से मना कर दिया, पर बच्चों के आगे उनकी एक न चली। थक हार कर जाना ही पड़ा। बच्चों ने शिमला में सारी बुकिंग करा रखी थी। फरवरी का महीना था। शिमला पहुंचते शाम हो गई थी। गाड़ी से उतरते ही ज्योति की सर्दी से हालत ख़राब होने लगी। कमरे में चलने वाले हीटर के बावजूद ज्योति की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर में ज्योति का बदन बुखार से तपने लगा, आंखें खुल ही नहीं रही थी। सुरेंद्र जी को ज्योति का बुखार से कराहना तो सुनाई दे रहा था,
पर अनजान जगह पर रात में क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। पहाड़ पर वैसे भी रात जल्दी हो जाती थी। सुरेंद्र जी उठे और कमरे से बाहर चले गए। ज्योति भले ही परेशान थी, पर अगल बगल की आवाज़ें तो सुनाई ही दे रही थी। काफ़ी देर तक सुरेंद्र जी कमरे में नहीं आए। एक तो तबीयत खराब, ऊपर से अकेले। क्या इसी दिन के लिए शादी की थी? ज्योति की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। सीना भी भारी हो रहा था, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। ज्योति अर्ध बेहोशी की स्थिति में थी। अचानक सुरेंद्र जी कमरे में किसी के साथ आए। फिर क्या हुआ ज्योति को कुछ याद नहीं। ज्योति की जब आंख खुली तो वो हल्का महसूस कर रही थी। चारों तरफ आंखें घुमाकर देखा तो समझ में आया कि अस्पताल का बेड था। सुरेंद्र जी शायद कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गए थे। ज्योति के हिलने डुलने से उनकी नींद खुल गई। सुरेंद्र जी बोले, आप लेटी रहिए, डॉक्टर ने आराम करने को बताया है। अभी कैसा लग रहा है? ज्योति, अभी ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ था? सुरेंद्र, कुछ खास नहीं, आपको बहुत बुरी तरह से ठंड लग गई थी। आपका ब्लड प्रेशर भी लो था। अभी ठीक है, डॉक्टर ने बोला है कल सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे। तब तक कमरे में नर्स आ गई। उसे ज्योति की स्पॉन्जिंग करनी थी। नर्स के आने पर सुरेंद्र जी कमरे से उठकर बाहर चले गए। नर्स ने कहा, आंटी जी, अंकल आपसे और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रही हो? ज्योति बोली, नर्स ने बताया, आंटी कल अंकल डॉक्टर के सामने बिल्कुल रुआंसे हो गए थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कितना भी पैसा लगे मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए। हमारे बच्चों की उम्मीद है मेरी पत्नी। अभी तो मुझे उसके साथ बहुत दुनिया देखनी है। ज्योति की आंखों में आंसू आ गए। तुम सच कह रही हो? वो मुझसे और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। नर्स के जाने के बाद सुरेंद्र जी कमरे में वापस आ गए। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से घूमने का सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। ज्योति ने कहा, अरे कैसी बात करती हैं आप? घूमने से ज़्यादा ज़रूरी आपका स्वस्थ हो रहना है। आप ठीक हो जाइए फिर घूमते हैं। सुरेंद्र जी बोले, आपने डॉक्टर से कहा कि मैं बच्चों की उम्मीद हूँ। मुझे ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मैं भी एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। ज्योति ने यह कहकर सुरेंद्र जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। शुरुआत तो पहली मुलाकात में ही हो गई थी, अब तो ये हमारी दूसरी मोहब्बत है। सुरेंद्र जी ने कहा। दोनों मुस्कुरा रहे थे। इस घटना ने दोनों को कभी न टूटने वाले प्रेम के बंधन में बांध दिया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।